नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय आज एमए हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य में बादल को घिरते देखा है इस कविता की व्याख्या पर हम चर्चा करेंगे। बाबा नागार्जुन यायावरी या कहें घुमक्कड़ी और फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वे जब तिब्बत प्रवास पे गए तब उन्होंने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को इस कविता में चित्रित किया है। तो आइए हम इस कविता की व्याख्या पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले आता है कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो हम उन कठिन शब्दों को कि पहले सरल शब्दों में रूपायित कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे हम इसमें शब्दार्थ। अब इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं? पहला है अमल, धवल, गिरि, शिखर। यानी अमल यानी मल रहित अर्थात कि स्वच्छ निर्मल, धवल यानी सफ़ेद, गिरि यानी पहाड़ यानी हिमालय के लिए कहा गया है, शिखर यानी चोटी। बादल को घिरते देखा है, छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों में, तुहिन कण यानी ओस की बूंदें, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी ऊंचा, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल यानी सांवला, नील यानी नीला, सलील यानी पानी। श्यामल यानी सांवला, नील यानी नीला, सलील यानी पानी। समतल देशों से आकर, समतल देश यानी मैदानी प्रदेश। पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त यानी तीखा या खट्टा, मधुर यानी मीठा। विष तंतु क्या होते हैं? जो कमल का पुष्प होता है और उसके नीचे जो नाल लगी होती है, उस नाल के मध्य में अर्थात उस कमल के मध्य में परागकण होते हैं। उस परागकणों के बीच में एक छोटे कीड़े होते हैं जिसे जहरीले कीट कहते हैं, उन्हें कहा जाता है विष तंतु। तो तिक्त यानी तीखा, मधुर यानी मीठा, विष तंतु यानी उन परागकणों के साथ साथ में जो जहरीले कीड़े होते हैं उसे विष तंतु कहा जाता है। हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब ये हो गए हमारे कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसके पश्चात हम इसमें लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां बादलों को घिरते देखा से उद्धृत की गई हैं। इसके रचनाकार श्री नागार्जुन हैं, जो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब इसके पश्चात हम लिखेंगे इसमें प्रसंग। प्रसंग लिखने से पहले हम इस कविता के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। जैसे अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल अर्थात स्वच्छ वातावरण है। हिमालय की जो चोटियां हैं उस पर अमल धवल यानी निर्मल स्वच्छ, जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पूरी की पूरी हमें बर्फ से भरी हुई चोटियां हमें दिखाई दे रही हैं, अर्थात वातावरण एकदम, आसमान एकदम स्वच्छ है। परंतु बादल को घिरते देखा है, बादल घिर रहे हैं अर्थात किसी संकट को गिरते हुए, संकट को आते हुए कवि नागार्जुन महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात कि उनके शीतल तुहिन कणों, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मान सरोवर कहाँ है? चीन में। और जो ओस की बूंदें हैं वो कहाँ जाकर गिर रही हैं? वो उस कमल के पंखुड़ियों पर जाकर गिर रही हैं, अर्थात कि भारत का जो झुकाव है वो चीन की तरफ उस समय दिखाई पड़ रहा है। तो इन बिंदुओं पर
नागार्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार अब हम अगर प्रसंग में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि कवि नागार्जुन ने प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक हिमालय की प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही अनुपम चित्रण किया है। दूसरा, और आगे कि हम उसमें लिखेंगे कि हिमालय की चोटियों और बादलों का उल्लेख करते हुए या उसका प्रकृति चित्रण करते हुए उन्होंने किसी संकट के हावी होने का संकेत दिया है। जो हिमालय है वह प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है और हमारा भारत उस समय उच्च संस्कृति और सभ्यता में उच्चतम स्तर पर था। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे यह महसूस कर रहे हैं कि भारत पर साम्राज्यवाद हावी होने लगा है और उन्हें ऐसा लगता है कि भारत का झुकाव चीन की तरफ उस समय बढ़ रहा था, जो कोई संकेत का हमें संकेत दे रहा है। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब इसके बाद हम करते हैं व्याख्या। व्याख्या में हम सबसे पहले जो ये कविता है उसका हम सरल शब्दों में अर्थ देखेंगे। सबसे पहले, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल, अमल यानी निर्मल, मल रहित, स्वच्छ। धवल यानी सफ़ेद, गिरी यानी हिमालय के लिए पहाड़, शिखर यानी चोटी। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर, गिरी हिमालय की चोटियाँ कैसी हैं? अमल धवल यानी कि निर्मल हैं, स्वच्छ हैं और सफ़ेद हैं। कवि कह रहे हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। वे कह रहे हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और स्वच्छ वातावरण है और उन शिखरों पर जो बर्फ़ की चोटियां, बर्फ़ से जो चोटियां ढकी हुई हैं उनमें बादल आकर घुमड़ रहे हैं, बादल आकर गिर रहे हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात तुहिन कण, अर्थात जब हम सवेरे बाहर निकलते हैं तो हमें घास पर, पत्तियों पर, पेड़ों की पत्तियों पर हमें छोटे छोटे ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, परंतु ये ओस की बूंदें कहाँ गिर रही हैं? मानसरोवर में। मानसरोवर में अर्थात ये समतल देशों से कई हजार फुट ऊंची स्थान पर स्थित है, अर्थात वहाँ का तापक्रम बहुत कम है। तो वहाँ की ओस की बूंदें कैसी हो गई हैं? बर्फ़ के समान छोटे छोटे बूंदों जैसी हो गई हैं। तो कवि कह रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। वे कह रहे हैं कि वहाँ की जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं जो बर्फ़ में परिवर्तित हो गई हैं और वे छोटे छोटे मोतियों जैसे दिख रहे हैं, वो तुहिन कण, वो ओस की कण मानसरोवर के उन स्वर्णिम, मानसरोवर की झील में जो कमल खिले हुए हैं उनकी पंखुड़ियों पर वे ओस की बूंदें गिरती हुई सी दिखाई दे रही हैं। बादल को घिरते देखा है। वे कह रहे हैं कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और उसमें बादल को उन्होंने घिरते हुए देखा है। सुबह का समय है और ओस की बूंदें जो हैं वहाँ पे मोतियों जैसे उन कमल की पंखुड़ियों पर वे बिछी हुई सी दिखाई दे रही हैं। आगे हम देखते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग हिमालय यानी अर्थात ऊंचा हिमालय है। ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी हिमालय के हृदय स्थल पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। जैसे मानसरोवर में राक्षस ताल हैं, उसके अलावा और भी कई ऐसी ही छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके हृदय स्थल पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, जिसमें उनके श्यामल नील सलील में, झील में पानी कैसा है? सलील यानी पानी, नील और श्यामल यानी सांवला। वो झील में पानी कैसा है? एकदम स्वच्छ है, नीला दिख रहा है पानी उसमें। और नील सलील में समतल देशों से आकर, समतल देश यानी मैदानी प्रदेशों से आकर पावस की उमस से आकुल, जब मैदानी प्रदेश में जब पहली बरसात होती है, वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु का जो प्रारंभ होता है और जब पहली बरसात आती है तो उससे जो हंस हैं व्याकुल होकर वे उड़कर मानसरोवर की झील में चले जाते हैं
और वहाँ पे उनके श्यामल नील सलिल में, क्योंकि वहाँ की झील का पानी जो है वो बहुत ही स्वच्छ और नीला सा प्रतीत हो रहा है, नीला सा दिख रहा है। और वो समतल देशों के जो हंस हैं वो व्याकुल होकर मानसरोवर की झीलों में आ रहे हैं। क्यों? तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। उस कमलों में, उस झीलों में जो कमल खिले हुए हैं उसमें जो परागकण हैं, खट्टे मीठे और विषतंतु, यानी उन परागकणों के साथ साथ में कुछ जहरीले कीट भी हैं जिन्हें खाने के लिए वे वहाँ पर आते हैं। वंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। नागार्जुन कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे हंसों को उस मानसरोवर के झील में तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। उन्होंने उस प्रकृति के अनुपम वातावरण में, उस प्रकृति में उन्होंने उन बादलों को घिरते देखा है। इस व्याख्या से ऐसा लगता है कि जैसे कि चित्रात्मक शैली, एक चित्र सा हमारे हिमालय के जो उन्होंने सुंदरता का अनुपम चित्रण किया है प्रकृति का, उससे ऐसा लगता है कि जो एक चित्रात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया, मतलब एक चित्र सा हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो हमें छायावादी काव्य की छाया इस कविता में दिखाई देती है। क्यों? और दूसरी बात कि व्याख्या, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में नागार्जुन ने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का तो वर्णन किया ही है, साथ में वे प्रगतिवादी कवि भी हैं, इसलिए वे अपने पाठक को जागरूक करते हैं। किस बात पे? कि वो कहते हैं कि हिमालय हमारी प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है, देश हमारा सांस्कृतिक उच्च स्तरीय धारणा का प्रतीक है। तो हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने इस समृद्धि पर सतर्क रहकर हमें हमेशा जागरूक होना होगा, हमें इसे बचाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना होगा। अब इसमें एक बात हम और लिख सकते हैं कि जो बादल है वह बादल दो रूपों में हमारे सामने आया है। पहला बादल है आत्मबोध का प्रतीक, और दूसरा है साम्राज्यवादी संकट। अब बादल जो दो रूपों में हमें दिखाई दे रहा, आत्मबोध, कवि का आत्मबोध जागृत हो गया, आत्मज्ञान जागृत हुआ और उन्होंने वो महसूस किया कि कुछ परिस्थितियां उन्हें ऐसी दिखाई दी जिससे उन्हें ऐसा लगा कि हम पर साम्राज्यवाद हावी होने जा रहा है। तो आत्मबोध जो है वह आदर्श का प्रतीक है और साम्राज्यवादी संकट जो है वह यथार्थ का प्रतीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इनकी व्याख्या में आदर्श यथार्थ का चित्रण हुआ है। यहाँ पर व्याख्या तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। उसके बाद हम अगला बिंदु लेते हैं साहित्यिक सौंदर्य। अब हम साहित्यिक सौंदर्य में देखेंगे तो साहित्यिक सौंदर्य में हमें सबसे पहला, अगर हम देखें कि पहला बिंदु क्या है, तो इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें सबसे पहला क्या आता है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, क्योंकि संस्कृत के कई शब्द हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ भाषा है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम देखते हैं तो मोती जैसे में उपमा अलंकार है। मोती जैसे में उपमा अलंकार है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसमें कि इस कविता में प्रगतिवादी यथार्थ की व्यंजना हुई है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोमल कांत पदावली का
का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली, कोमलकांत अर्थात जहाँ पे चरण, जहाँ पे कविता के जो चरण समाप्त होते हैं और उसे सुनने में कोमलता, मधुरता, जो मीठा लगता है, उसे कहते हैं कोमलकांत पदावली। जैसे कि घिरते देखा है, गिरते देखा है, तिरते देखा है, ये हुआ कोमलकांत पदावली। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग आप किसी भी पद में कर सकते हैं। अब 5वां नंबर पर जो है वह है श्यामल नील सलील में आ आकर। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि छोटे छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे में क्या है? छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरावृत्ति हुई है छोटे छोटे में। अब इसके बाद में हम इसमें लिख सकते हैं कि 7वां जो हम लिख सकते हैं इसमें कि माधुर्य गुण का, यह जो पूरा पद है वो माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। 8वें में हम लिख सकते हैं कि बादल में बादल का मानवीकरण किया गया है। और 9वें में हम इसको लिख सकते हैं कि भावसाम्य, भावसाम्य में हम लिख सकते हैं कि भावसाम्य, जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो पंत की, निराला की और जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद ने तो कामायनी में ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक चित्रण किए हैं जो इस भावसाम्य में हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप उन्हें जब व्याख्या लिखेंगे तो उस उदाहरण के रूप में, भावसाम्य के रूप में उनके उदाहरण को आप लोग डाल सकते हैं। तो आज तो ये 2 पदों की व्याख्या, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में अगले 2 पदों की व्याख्या पर चर्चा होगी। धन्यवाद।